फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ रश्मि यादव मैम हैं, जिनका इस बार एसडीएम के पद पर चयन हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैम से जानेंगे मैम की प्रीटी की रणनीति वगैरह क्या रही, मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, और इन्होंने अपनी इस प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की, कैसे क्या की, ये सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मैम, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और आप कहाँ से हैं और आपका माध्यम क्या रहा है यूपीपीसीएस में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या रहा? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है जौनपुर से हुई है। क्लास 12 तक मैंने यूपी बोर्ड से जौनपुर से ही पढ़ाई की है। उसके बाद मैं बीएससी बायोलॉजी से और एमएससी बॉटनी से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू किया। 2019 से मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किया पीसीएस का। तो 2019, 20, 21, 22 ये 4 अटेम्प्ट मैंने दिए और चारों बार मैंने मेंस लिखा। 2 बार इंटरव्यू दिया मैंने। एक पिछली बार मेरा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था और इस बार एसडीएम के पद पर हुआ है। और मेरा जो मेंस का माध्यम था आंसर लिखने का, वो इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल सर बॉटनी था। तो मैम, प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, अगर कुछ हमें बता पाएँ, खास करके क्योंकि आप बता रहे हैं आप यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हैं, फिर आपने इंग्लिश में स्विच किया अपनी तैयारी को, तो वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? हाँ, इंग्लिश मीडियम में स्विच करना तो जैसे बीएससी में ही पेपर्स इंग्लिश में लिखने होते हैं और एमएससी में भी, तो वहाँ से ही स्विच एक तरह से हो गया था अंग्रेजी माध्यम में। बट यहाँ पे जीएस के पेपर्स लिखना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था कि 8 पेपर्स पूरे ऑप्शनल और जीएस के और हिंदी ऐसे ये सब लिखना होता था। बट इंग्लिश थोड़ा हिंदी में फिर से वो ऑप्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मैंने इंग्लिश से ही कंटिन्यू किया। और थोड़े चैलेंजेस तो आते ही हैं, बट एक बार जब आपको कुछ 1000-2000 कीवर्ड्स जो हैं वो लगभग रट जाते हैं और फिर एक फ़्लो बन जाता है आंसर राइटिंग करने में, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है, प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीज़ें। और मैम, मैं ये जानना चाहूँगा खास करके जो आप बता रही हैं सिविल सर्विस आपने जौनपुर से पढ़ाई लिखाई अपने गांव से की है, तो सिविल सर्विस में जाने का आपका कब से इरादा बना, कब से, मतलब बचपन से आपका क्या प्लान था सिविल सर्विसेज में आने का, या फिर किसी से प्रेरणा लेके आप इस सर्विसेज में आई हैं? मेरा शुरू से बिल्कुल क्लियर नहीं था सर कि सिविल सर्विसेज में जाना है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी थी नहीं कि बस ये मैं नाना नानी के यहाँ पढ़ती थी, तो वो कहते थे या तो डॉक्टर बनना है या ऑफिसर बनना है। बट 12th की पढ़ाई के बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो बस ये था कि एडमिशन हो गया वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बीएससी में मैं बीएससी कंटिन्यू करने लगी। उसके बाद बीएससी पास आउट के बाद सारी मेरी फ्रेंड्स एमएससी ऑप्ट की, फिर मैं भी एमएससी करने लगी। तब तक मेरा कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या करना है। उसके बाद एमएससी में एक लास्ट सेमेस्टर में होता है डिसर्टेशन का पेपर, तो उसको वो रिसर्च वर्क ही लगभग होता है। तो उसके बाद वो करने के बाद मुझे आइडिया लगा कि रिसर्च बहुत ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने देखा कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मेरे मामा थे, वो 2011 बैच के एसडीएम में सेलेक्ट हुए थे, तो उनके भी कार्यशैली वो बताते थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब चीज़ें, तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगता था। तो वहाँ से फिर एमएससी के बाद मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर रिसर्च में नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करना है। तो वहाँ से मैंने फिर ऑप्ट किया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। बट उसके पहले सर मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा सोशल स्टडीज़ पूरा 9-10 तक पढ़ा हुआ था, वहीं तक छूटा था। उसके बाद मुझे बेसिक्स भी सब भूल चुका था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट, कुछ भी आइडिया नहीं था। बट मैंने एकदम ही स्क्रैच से शुरू किया, एकदम बेसिक से। फिर उसके बाद बढ़ते गए, पीटी निकलता गया, फिर मेंस निकला, आंसर राइटिंग किए, प्रैक्टिस किए, फिर इंटरव्यूज़ के लिए, तो आगे होता गया। तो मैं को ही तो पीटी के लेके आपकी क्या रणनीति रहती थी, खास करके आपने चारों बार अपने अटेम्प्ट में पीटी क्लियर किया हुआ है, तो बच्चे अभी जो पीटी के काफ़ी कम दिन बचे उसमें क्या किया जाए, और आपकी क्या रणनीति रहती थी पीटी के लेके? मेरी यही रणनीति रहती थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करती थी और उसको मैं कई बार सॉल्व करती थी। पिछले कम से कम 20-25 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अच्छे से कंप्लीट करती थी, और उसके इनफैक्ट जो चीज़ें रिपीटेड टाइम्स पूछी गई होती थी, जो फैक्ट्स या फिर मुझे याद नहीं होते थे, उसके मैंने नोट्स भी बना रखे थे ताकि मैं लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकूँ। उसके बाद
घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा था। उसकी जो समसामयिकी और जो इकोनॉमिक्स की बुकलेट छोड़ करके बाकी 6 बुकलेट्स मैंने काफ़ी अच्छे से एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर किया था। उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे रिवीजन के लिए। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो चैनल है वो एक डेढ़ घंटे का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं उससे हर महीने का करंट अफेयर्स कर लेती थी। और उसमें क्या होता है कि वो बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें देते हैं, तो उसमें जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि क्या चीज़ें मेरे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और जो चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। जो ज़रूरी हैं उसको मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। तो मेरा करंट अफेयर्स यहाँ से एक सोर्स ये रहता था। दूसरा सोर्स मेरा रहता था PT 365 विज़न IAS की जो आती है, वहाँ से मैं सारे बुकलेट्स कवर करती थी। और लास्ट में PCS के लिए लोग घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, वो बहुत ही लेट में आती है। जैसे अभी इस बार की 2 दिन पहले आई है और 14 मई को एग्ज़ाम है, तो उसको इसीलिए मैं पहले कुछ सोर्सेज करके रखती थी करंट अफेयर्स के। और आई दृष्टि को मैं बस एक गो थ्रू हो जाती थी बुकलेट देख करके, या फिर जो एक UPSC हिंदी चैनल है वो आई दृष्टि कवर करवाते हैं तो उनसे मैं कर लेती थी। तो एक सरसरी निगाह से कि बस कुछ चीज़ें छूटी ना हो, और मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड रहती थी मेरी पिछले 2 सोर्सेज से, तो मेरा यहाँ से करंट अफेयर्स हो जाता था। और एक चीज़ जो मिसलेनियस सेक्शन है, जैसे उसमें आता है सेंसस, एग्रीकल्चर डेटा, फॉरेस्ट डेटा, ये सब, तो ये सब भी मैं वही जो चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उनकी चैनल से यूट्यूब के वीडियो से उन्हीं से करते थे। तो ये मेजर मेरा वो रहता था प्रीलिम्स का। उसके बाद लास्ट में मेरा जब सब कुछ ये सब प्रिपेयर हो जाता था करंट स्टैटिक, तो 2-3 जो कोचिंग्स हैं जैसे ध्येय IAS और दृष्टि IAS और GS वर्ल्ड, इन 2-3 कोचिंग्स का मैं 2-2 टेस्ट सीरीज़ लाती थी घर पे खरीद के। 6-7 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाली, वो मैं 2 घंटे बैठ के 2 घंटे जैसे पेपर की तरह उस एग्ज़ाम सिमुलेशन इन्वॉल्वमेंट में वो मैं सॉल्व करती थी। और उसके बाद जब मेरा एक सेफ़ कट ऑफ बनने लगता था, जैसे 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, तब ये श्योर हो जाता था कि हाँ ठीक है, अब लगभग अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। तो यही मेरा ओवरऑल प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी था। जी मैम, प्रीलिम्स में जैसे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग में आप कितने क्वेश्चन को सेफ मानते हैं कि प्रीलिम्स किसी भी कैंडिडेट का निकल जाएगा, इतने प्रश्न अगर वो अटेम्प्ट करता है लगभग? तो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन सर आपने पूछा, क्योंकि मैंने 2019 में क्या किया था कि 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने। तो मेरी एक्यूरेसी एक्चुअली बहुत थोड़ी कम है मेरी एक्यूरेसी, तो 135 क्वेश्चन पे मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे आ गई थी जब कट ऑफ जो जितना आया था। बट उसके बाद से मैंने टेस्ट सीरीज से ये चीज़ें फाइंड आउट की कि मेरी एक्यूरेसी अगर कम है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही हूँ, करती थी तो मेरा ठीक ठाक बन जाता था क्वेश्चन। तो 2020 में, 21 में, 22 में ऐसा रहा कि प्रीलिम्स में जितने कट ऑफ जनरल की जाती है उससे मेरा लगभग 8-9 क्वेश्चन ज़्यादा रहता था। मेरा इनफैक्ट पिछली बार 96 क्वेश्चन सही था निगेटिव के बाद। तो ये चीज़ें ऐसे फाइंड आउट करनी होती हैं। जैसे टेस्ट सीरीज जो हम यूज़ करते हैं उसे यही चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं कि हम ये फाइंड आउट करें कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है और हमें क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो पिछली बार से मैं मतलब 2019 के बाद से मैं लगभग 142 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आती हूँ। तो आप सब लोग ये देखें कि अगर किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो 130, 32, 35 कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि 135 से कम नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 90-95 क्वेश्चन तक जब आपका बनेगा क्वेश्चन कट पीट के, तभी आप सेफ रहेंगे, सेफ कट ऑफ के अंतर्गत। नहीं तो फिर ये डर लगा रहता है कि यार कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, तो फिर वही टेंशन लगी रहती है, मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो 135, 132 इतना करना ही चाहिए। और अगर आपकी एक्यूरेसी कम, जैसे मेरी कम है, तो मैं 142 तक करके आती हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैम, मैं मेंस पे आने से पहले खास करके आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने 3-4 साल दिए इस तैयारी को और सोशल मीडिया का दौर है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे आपने बचाया खास करके, और हमारे जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल सोशल मीडिया का, खास करके रील्स वगैरह का?
सोशल मीडिया पे सर ऐसा था कि मेरा अकाउंट बना हुआ था, ऐसे ही बस बना ही हुआ था, वो रिडंडेंट पड़ा था, मैं यूज़ नहीं करती थी। तो मेरा चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे भी कभी किसी के मैसेजेस नहीं आते थे, क्योंकि उतने कोई कांटेक्ट में था भी नहीं, और फैमिली से बस घर से मम्मी पापा का एक बार कॉल आ जाता था। तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही इनएक्टिव थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। पिछली बार मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर पे चयन हुआ तो मैंने थोड़ा सा वो सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया, बट उसके पहले एकदम ही मैं इनएक्टिव थी वहाँ पर। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई मैनेज कर सकता है दोनों चीज़ें, सोशल मीडिया भी और पढ़ाई भी, तो बिल्कुल उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, जब वो एग्ज़ाम एकदम ही पास में हो, 1-2 महीने बचा हो, तब बिल्कुल वो सब चीज़ें एकदम ही हटा करके फोकस्ड पढ़ाई करनी चाहिए। तब उसमें ये बस अगर अपने मन पे कंट्रोल है कि ठीक है, जब पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है तब मैं वो दे दूँगा, और उसके बाद जब मुझे ये एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी देनी है तो वो, अगर ये मैनेजेबल है तो आप सब कुछ अच्छे से मैनेज करिए, दोनों सब चीज़ें। जी। मैम मैं मेंस पे आना चाहूँगा, ख़ास करके आपने क्या स्रोत, किन सोर्सेज से आपने अपनी तैयारी को सही किया, और एक चीज़ और इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ख़ास करके आपने जो मीडियम स्विच किया वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मीडियम सर मेरा 12th तक यूपी बोर्ड था, उसके बाद बीएससी एमएससी मेरा इंग्लिश मीडियम में ही लिखना होता था पेपर, तो वो थोड़ा पहले से बैकग्राउंड थोड़ा था मेरा इंग्लिश में लिखने का। बट यहाँ पे जीएस के पेपर्स थोड़ा इंग्लिश में लिखना और उन्हें फिर समझना डिफ़िकल्ट शुरू में लग रहा था, बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, लक्ष्मीकांत पढ़ा मैंने, ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है एकदम, स्पेक्ट्रम बहुत ही एकदम लेमैन लैंग्वेज में, एनसीईआरटीज़ एकदम ही ईजी लैंग्वेज में। तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीज़ें आ गई। बाकी मेंस की प्रिपरेशन सर मेरी मोस्टली 2-3 सोर्सेज जो मेरे, एक तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद टॉपर्स की कॉपीज़, ये 3 चीज़ें थी। इन्हीं पर ये मेरा गाइडिंग पूरा सोर्स था कि मैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल पीसीएस के ही नहीं, यूपीएससी के 2013 से लेकर के 2021 तक के सारे पेपर्स मैंने सॉल्व ऐसे करती थी कि मैं मेजर थीम आइडेंटिफाई करती थी। जैसे एथिक्स में कोई भी टॉपिक है, जैसे एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो ये ऐसे एक एक टॉपिक ले करके मैं सारे टॉपिक्स पर नोट्स प्रिपेयर कर ली थी। और सारे टॉपिक्स में मेरा जीएस के सारे टॉपिक्स पर मेरे इंट्रो कंक्लूज़न ये ऑलमोस्ट तैयार होता था। या फिर एक मैंने मास्टर डायरी बनाई थी, उसमें मैंने पूरा डेटा कोड सारे जितने कंपाइलेशन किए थे मैंने, फैक्ट्स वगैरह जो भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, ये सब, तो वो मेंस में यूज़ करती थी मैं एकदम अच्छे से। तो डायग्राम्स वगैरह में, और टॉपर्स की कॉपीज़ मैं देखती थी कि वो कैसे लिख रहे हैं। यूपीएससी के जो टॉपर्स की कॉपीज़ होती थी, अपलोड करते हैं दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस, ये सब प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहाँ से मैं डाउनलोड करके देखती थी कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे डायग्राम्स का इंक्लूजन करते हैं, केस स्टडीज़ कैसे कोड करते हैं। तो वो सब चीज़ें वहाँ से मैं आइडियाज़ लेती थी, और कुछ चीज़ें अगर मुझे उनकी कॉपी से अच्छा दिखता था कि डायग्राम्स और ग्राफ्स वगैरह, मैप्स, तो वो मैं नोट भी कर लेती थी अपने डायरी में। तो ये मेरे मेजर सोर्स थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू करते हुए सिलेबस भी कवर हो जाता था, और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर टॉपर्स की कॉपीज़ को देखते हुए होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती थी मेंस की। जी मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं आप डेटा कलेक्शन वगैरह एक डायरी वगैरह में करते, तो उसका स्रोत क्या रहता था? क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका मेंस बार बार होता है लेकिन वो इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा है, तो खास करके डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो पार्ट है, खास करके जीएस में, एंड देन एथिक्स का जो पोर्शन है, एथिक्स में खास करके आंसर राइटिंग में जो कोटेशन वगैरह आप लोग कोट करते हैं, लाइवली उदाहरण वगैरह जो दिया जाता है, वो सब आप कहाँ से कलेक्ट करती थी? और मैं ये भी जानना चाहूँगा खास करके कि क्या एआरसी की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना भी आवश्यक है इस तैयारी में? सर जैसे मेंस का जो मेरा मेजर सोर्स एक दो नहीं रहता था, मैं कई चीज़ें फॉलो करती थी। मेंस की जो विज़न आईएएस की मेंस 365 आती थी, वो मैं पढ़ती थी एकदम अच्छे से मेंस के अकॉर्डिंग। वहाँ से मुझे जो डेटा मिलता था, जो केस स्टडीज़, जो फैक्ट्स मिलते थे, वो मैं कंपाइल करती थी। उसके बाद इनसाइट्स आईएएस की एक इंस्टा सिक्योर करके आती है कंपाइलेशन, जीएस 1 2 3 4 की, तो वहाँ से क्या करते थे कि वहाँ से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो
पूरा मॉडल आंसर्स लिखे रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर भी लिखती थी और मैच करती थी कि क्या चीज़ें छूट गई हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं, जो डेटा इंपॉर्टेंट है या वहाँ से कंपाइल कर लेते थे। या फिर उसके बाद जो आपने बोला कि सेकेंड ARC की रिपोर्ट वगैरह, ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, बस जो गवर्नेंस वाला ये सब जो PDF थी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। बट मैं बहुत अच्छे से ये सब कोट करती थी अपने आंसर्स में। लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, सेकेंड ARC हो गई, उसके बाद नीति आयोग का जो इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, या फिर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये सब इंडेक्सेस आते हैं। तो ये सब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोट किया था अपने आंसर्स में, जिसे आंसर्स में ऑथेंटिसिटी आती थी कि हाँ अच्छा लिखा गया है। बाकी कोट्स वगैरह सर मैंने हर टॉपिक वाइज बनाए थे। एजुकेशन पे 2-3 कोट्स मैंने लिख लिए थे, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, उसके बाद पॉवर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज मैंने कोट्स भी प्रिपेयर किए थे। और मैं सदगुरु के कोट्स और कुछ अलग जो मुझे दिखते थे ना, ये सब भी मैं कोट्स पूरा वो कंपाइल कर लेती थी, ताकि वो ऐसे में GS में सब कुछ मैं यूज़ कर सकूं। तो कोट्स वगैरह भी, और कंक्लूजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एंड करना हुआ कोई क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें मैं कंपाइल करके रखती थी ताकि मेंस के आंसर्स में सब इंक्लूड कर सकूं। जी। और मैम मेंस में खास करके ऐसे का जो पार्ट्स होता है वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो ऐसे की तैयारी वगैरह आपने कहाँ से कैसे की थी? ऐसे की तैयारी सर मोस्टली GS से ही हो जाती है। GS के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं वही सेम चीज़ें हैं। जैसे हमारे PCS में एक डिफाइंड है कि पार्ट A में जो 3 ऐसे लिखने को आते हैं, तो पहले में जो लिटरेचर है ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, दूसरे में साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, इन सब से। तो ऐसे वो डिफाइंड है। तो मेजर मैं ऐसे के लिए 1-2 चीज़ ये करती थी कि पहले मैं पिछले 10 साल का क्वेश्चंस का एनालिसिस करके कि बार बार कुछ चीज़ें, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में, उसके बाद ये एग्रीकल्चर पे, फार्मर्स की कंडीशन, बॉर्डर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। तो ये एक मेजर थीम लेकर के, और जो करंट में चीज़ें रहती थी, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, गति शक्ति योजना हो गया, या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो ये सब चीज़ें भी जो करंट में रहती थी, उन सब पे मैं बेसिक ब्रॉड आइडिया, पूरा ऐसे नहीं बट एक ब्रॉडली तैयार कर लेते थे कि क्या अगर ये टॉपिक आ गया तो क्या शुरू करेंगे। जैसे मैं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम की कुछ जो कोटेशंस थी, जो लाइंस थी, उनसे मैं कुछ शुरू करती थी, या वुमेन एम्पावरमेंट पे सदगुरु की कुछ लाइंस थी, कोट्स थी, उससे मैं शुरू करती थी। या क्या कौन सी स्टोरी कोट करनी है, कैसे डेटा इंक्लूड करना है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आया था, तो एक ब्रॉड थीम लेकर के एक ओवरऑल चीज़ें तैयार कर लेते थे कि हाँ ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। बाकी ऐसे का फ्लो अपने आप जब लिखते हैं GS की, इतना हमें कंटेंट तैयार रहता है, तो वो ऐसे आराम से 6-7 पेज का आराम से लिखा जाता है वो। जी। अब मैम मैं खास करके एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मार्केट में कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है, तो कंटेंट फिल्ट्रेशन का आपने काम कैसे किया? अगर कुछ हमें बता पाएँ, अगर आप कैसे अपने कंटेंट को फिल्ट्रेट किया, और कुछ सोर्सेस अगर हमें आप बता पाएँ, खास करके यूट्यूब चैनल्स वगैरह, कुछ किताबें, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी कुछ छात्र जुड़े हुए हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और प्रयागराज या दिल्ली नहीं आ सकते। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही है, कंटेंट इतने ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन कंटेंट हो, ऑफलाइन हो, कोचिंग के मटेरियल्स, मैगजीन्स इतने ज़्यादा हैं कि आधा टाइम तो इसी भटकाव में चला जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरा मुझे भी ये फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगा कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है। बट एक बार आप जब फाइंड आउट कर लेना, तो उस पर स्टिक रहें, उस पर भरोसा दिखाएं कि नहीं यही मैं पढ़ के जाऊँगा। और अगर आपके, जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए लोग भले से इतना शोर करते थे कि घटना चक्र पढ़ना ही पढ़ना है, जो आई दृष्टि आती थी, मैं बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट नहीं होती थी कि मुझे आई दृष्टि ही पढ़ना है। मैं उसके पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ के रखी रहती थी, तो लास्ट में ये होता था कि बस एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है दिमाग पे कि लोग पढ़ रहे हैं, मेरा छूट रहा है, उस वजह से सरसरी निगाह से देख लेते थे, और ये एक कॉन्फिडेंस आता था कि मेरा ऑलरेडी कवर्ड है। तो मैंने कुछ सोर्सेज अपने जो आइडेंटिफाई कर रखे थे, उसी पे मैं स्टिक रहती थी, जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन हो गई, या फिर SES के जो करंट के वीडियोस थे उनके, और ढेर सारे वीडियोस उन्होंने रखे हैं, वो सब नहीं, बट करंट का मैं उनका फॉलो करती थी। उसके बाद
मेंस की मैंने स्ट्रेटजी जैसे फाइंड आउट की थी कि मुझे इंट्रो कंक्लूजन तैयार रखना है, और उसके बाद कई जहाँ भी मुझे सोर्सेज, चाहे वो दृष्टि आईएएस से मिलता था, विज़न आईएएस से, या फिर इनसाइट्स आईएएस से, मैं सोर्सेज एक नहीं होते थे, बट ये होता था कि मेरा ये तय था कि अगर ग्लोबलाइजेशन पे मुझे एक होलिस्टिक 1 पेज का नोट्स तैयार करना है, तो मुझे जहाँ से भी वो अच्छे से कंटेंट मिलता था, चाहे वो दृष्टि आईएएस वालों ने अपलोड किया तो वहाँ से कर लेते थे, या इनसाइट से। बट अगर ग्लोबलाइजेशन है तो उसमें मेरा थोड़ा सा इंट्रो कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे, वुमेन्स पे, एज अ चिल्ड्रेन पे, ऐसे करके। उसके बाद उसका जो कंक्लूज़न है कि ये सही रहा नहीं क्या है, तो ये कंक्लूज़न ऐसे करके मैं सारे टॉपिक्स लगभग प्रिपेयर करती थी, चाहे वो हिस्ट्री के हो गए, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी की ऐसे पूरा मैं कवर की थी, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सारे टॉपिक्स मैं ऐसे ऐसे कवर करती थी। अब उसके लिए सोर्स ये था कि ऑनलाइन मैं बस ये देखती थी कि मुझे जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हूँ, जो लैंग्वेज मुझे सिंपल लग रही है और जो ईजिली समझाया हुआ है, मैं वहाँ से अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी। तो ये सोर्सेज रहते थे मेरे साथ जी। और मैम मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, खास करके जब 4-5 साल आपकी तैयारी के दौरान आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, पिछले 2-3 अटेम्प्ट जो शुरुआत के थे, तो उसमें आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। काफ़ी केसेस भी होते हैं कि कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उस दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आपने तैयारी को लेके खास करके, और मेंटेन कैसे किया अपने आप को? डिप्रेशन तो सर सच में आता है, मेरी भी ये हालत रहती थी कि जैसे मैं मेंस 8-8 पेपर लिख के आ रहे हैं, इतना एग्जॉस्टिव पूरा लिख के आए हैं, और बाद में आया कि रिज़ल्ट 0, उसके बाद फिर से प्रीलिम्स की लाइन में लगे हुए हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था, इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन आता था, लगता था कि अब क्या ही, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था मेरे पास, बी प्लान भी मैंने रखा नहीं था कोई। तो ये गलती मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। पहले 1-2 अटेम्प्ट में अगर आप देख लीजिए कि आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, किसी बहुत ही रेयरली 1-2% लोगों का होता है। तो अगर 1-2 अटेम्प्ट आप बहुत ही अच्छे से दीजिए, पूरे मन से सब कुछ एकदम दांव पे लगाकर पूरा डेडिकेटेड होकर दीजिए 1-2 अटेम्प्ट। बट उसके बाद आप ज़रूर बी प्लान कोई फॉर्मुलेट अपना कीजिए, बी प्लान कोई भी रखिए कि मैं अगर यहाँ पे नहीं होता है तो मैं यहाँ चली जाऊँगी या यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर मैं साइड में अपना ये एग्ज़ाम लेकर चलूँगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि जब बी प्लान नहीं रहता है तब हमें लगता है कि या तो यहाँ पे हुआ तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर एकदम ही ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो पे चले जाएंगे। तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ, लास्ट टाइम लग रहा था इतने दिन की पूरी मेहनत लग रहा है, पूरा एकदम पानी में चली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास जैसे लोग होता है कि एमएससी की मैंने कर रखा था, तो उसके बाद नेट क्वालिफाई करके रखते हैं या कुछ ये सब ऑप्शंस, मैंने वो सब भी नहीं करके रखे थे। तो मेरे पास सिर्फ ये सिविल सर्विसेज एकमात्र ऑप्शन था। बहुत कम टाइम होता है कि जब ये चीज़ें पुश करती हैं कि एक ही ऑप्शन है तो यही करना है, बट ज़्यादातर टाइम ये डिमोटिवेट ही करता है कि मेरे पास कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बी प्लान अगर जिनके पास थोड़ा भी हो सकता है वो बिल्कुल रखें। और जो इस साइकिल में आ चुके हैं, जो बीच में फंस चुके हैं कि अब जैसे मेरा रहता था, मैं किसी का सुनती थी कि बी प्लान रखना है, तो मेरे पास अब समझ ही में नहीं आता था कि अब यहाँ से बी प्लान कौन सा रखें, एकदम ही आ चुके हैं बीच में। तो वो लोग घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ये अब ना सोचे कि अब बी प्लान ही सिर्फ ढूंढना है। आप इसमें शिद्दत से मेहनत कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए। जैसे मैंने 2019-20 में मेरा मेंस नहीं हुआ, तो मैंने 21 में फिर से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज की, पूरा फिर से नोट्स बनाया, काफ़ी मेहनत की मैंने, एक टॉपिक पे नोट्स बनाया पूरा। प्रीलिम्स का मैंने इस तरीके से स्ट्रेटजाइज़ किया कि 19, 20, 21 में पैटर्न चेंज हुआ था बहुत ज़्यादा, बट मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका, इस वजह से कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। मैंने एक भी ये लूप होल नहीं छोड़े थे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो मेरा फंस जाएगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत की। तो इस वजह से आप अगर बीच में हैं तो बिल्कुल आप ये सोच के चलिए कि निकालना ही है। तो आप बहुत पूरा मतलब एक तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छे से 1-2 अटेम्प्ट पूरी शिद्दत से देना चाहिए, ताकि एंड में फेल हों या पास हों, बट एटलीस्ट अपने पास ये रहे कि एक जो सेटिस्फैक्शन रहता है ना कि मैंने मेहनत की थी, जेन्युइनली एफर्ट डाले थे। तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। जी।
और मैं फाइनली ये जानना चाहूँगा, जब इस बार का रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपने अपना नाम दिखाया जय एसडीएम, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? खास करके फैमिली में आप बता रहे आपके मामा भी एसडीएम सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो उनका क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था, और आपके जो भी पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनका क्या रिएक्शन था? सर जैसे इस बार डिप्टी एसपी की पोस्ट ज़्यादा थी तो सब लोग यही वो कर रहे थे कि शायद डिप्टी एसपी में होगा, क्योंकि मेरा बॉटनी फर्स्ट का थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। तो जीएस के पेपर्स अच्छे गए थे, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि शायद डिप्टी एसपी में हो जाए। बट मुझे लग रहा था, मुझे पर्सनली लग रहा था कि कोई भी पोस्ट मिल जाए जो पिछले वाली से बेहतर हो, वो भी ठीक है। बट जब मैंने सुना कि एसडीएम मुझे फ़ोन किया, बताया किसी ने कि हाँ एसडीएम पे हो गया है, फिर मैंने चेक किया तो मुझे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ कि चलो ठीक है, ये एक जो अब साइकिल है इससे निकल गए, एटलीस्ट स्टेट एग्ज़ाम जो हैं उसकी साइकिल से निकल गए। तो ये फिर से ये प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू इन चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही रिलीफ देने वाला एक्सपीरियंस था सर वो। मैम थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रही हैं तो वहाँ पे आपका किसी बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन हो, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार के और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।